Welcome to our Manzil with Ansari YouTube channel. अगर आपको DSSB टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम DSSB PYQs बेस्ड शॉर्ट रिवीजन पार्ट 2 नोट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षण खंड। टॉपिक नंबर 1, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। हाँ, समावेशी शिक्षा का सीधा सा मतलब है कि सभी बच्चों को, मतलब चाहे उनमें कोई भी अक्षमता हो, एक साथ एक ही स्कूल में शिक्षा देना। इसमें एक गलत धारणा है कि भारत में विकलांगों के लिए कोई नीति नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे पास RPWD एक्ट 2016, RTE 2009 और NEP 2020 जैसी मतलब बहुत मजबूत नीतियां हैं। हाँ, पर यह भी सच है कि रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा है। रोड इज लॉन्ग एंड वेरीड। सही बात है, चुनौतियां तो हैं, जैसे प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नंबर 2, जेंडर इश्यूज यानी लैंगिक मुद्दे। लैंगिक मुद्दे मतलब समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच जो असमानता है उससे जुड़े हुए मामले। नोट्स के हिसाब से सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन मतलब NP 1986 ने। हाँ, उसी ने लैंगिक असमानता को क्यूमुलेटिव डिस्टॉर्शन कहा था। क्यूमुलेटिव डिस्टॉर्शन, ये बहुत गहरा शब्द है। बिल्कुल, और इसी पॉलिसी ने महिला समाख्या योजना भी शुरू की थी। अच्छा, जेंडर स्टेरियोटाइप की भी बात है इसमें। जेंडर स्टेरियोटाइप यानी लैंगिक रूढ़ियां, ये समाज की साझा मान्यताएं हैं पुरुषों और महिलाओं के गुणों के बारे में। जैसे लड़के रोते नहीं, या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं और इसका असर बहुत बुरा होता है। बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है और उनके करियर विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। तो इसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षक को हमेशा जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। टॉपिक नंबर 3, सीटिंग अरेंजमेंट, कक्षा में बैठने की व्यवस्था। हाँ, ये सुनने में बहुत छोटा टॉपिक लगता है पर है बहुत महत्वपूर्ण। इसमें कहा गया है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए, मतलब जब शिक्षक कुछ करके दिखा रहे हों। हाँ, तो उसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था सेमी सर्कल या यू शेप होती है। अर्धवृत्ताकार। बिल्कुल, इसका कारण भी बहुत सीधा है। ताकि सब देख सकें। हाँ, ताकि सभी छात्र शिक्षक को और जो भी प्रयोग हो रहा है उसे स्पष्ट रूप से देख सकें। अगर पंक्तियों में बैठेंगे, रो सीटिंग में, तो पीछे वाले बच्चे देख नहीं पाएंगे। सही बात, वो प्रदर्शन के लिए सबसे खराब व्यवस्था है। तो सहयोग के लिए ग्रुप सीटिंग और लेक्चर के लिए थिएटर स्टाइल सबसे अच्छा होता है। एकदम सही। और परीक्षा के लिए याद रखें, अगर प्रश्न में डेमोन्स्ट्रेशन शब्द आए तो उत्तर हाफ सर्कल या सेमी सर्कल ही होगा। अगला है टॉपिक नंबर 4, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, शिक्षार्थी केंद्रित। ये शिक्षण का वो तरीका है जिसमें सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु छात्र होता है, टीचर नहीं। इसमें छात्र एक्टिव मतलब सक्रिय होते हैं। हाँ, वो करके सीखते हैं, डूइंग, और चर्चा करते हैं, डिस्कसिंग। मतलब शिक्षक यहाँ एक अथॉरिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक यहाँ एक फैसिलिटेटर, एक सुविधादाता की भूमिका में होता है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में तो छात्र पैसिव मतलब निष्क्रिय होते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? प्रोजेक्ट मेथड और इंक्वायरी लर्निंग, ये इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि स्टूडेंट्स लर्न पैसिवली। टॉपिक 5, मेंटल हेल्थ थेरेपीज, चिकित्सा। ये मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के तरीके हैं। इसके कई प्रकार हैं। जैसे इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। हाँ, इसमें क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच 1-to-1 बातचीत होती है। और फैमिली थेरेपी। उसमें पूरे परिवार की बातचीत का विश्लेषण किया जाता है ताकि परिवार के पैटर्न को समझा जा सके। एक है बिहेवियर थेरेपी। इसमें व्यवहार को बदलने के लिए पुरस्कार और दंड, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का उपयोग होता है। इसमें एक ट्रैप अलर्ट भी दिया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर लिखा हो चाइल्ड प्लेस फ्रीली तो वो प्ले थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी नहीं। तो एग्जाम टिप ये है कि चाइल्ड प्लेइंग का संबंध प्ले थेरेपी से है। और विचारों को बदलने, चेंजिंग थॉट्स, का संबंध CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से है। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 6, टैक्सेस, कर। टैक्स वो पैसा है जो सरकार नागरिकों से सार्वजनिक सेवाओं के लिए लेती है। तो ये पैसा खर्च कहाँ होता है? ये सार्वजनिक सेवाओं, पब्लिक सर्विसेज पर खर्च होता है, जैसे स्कूल, अस्पताल, रक्षा, सड़कें। और आपदा पुनर्वास में भी इसका उपयोग होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे बाढ़ या भूकंप के समय डिजास्टर रिहैब के लिए। संविधान में भी इसका जिक्र है, अनुच्छेद 265। हाँ, जो कहता है कि कानून के बिना कोई कर नहीं, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ।
टैक्स दो तरह के होते हैं, है ना? जी, डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी। टॉपिक 7 लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम। ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि सीखना आखिर होता कैसे है। और ये नियम E.L. थॉर्नडाइक ने दिए थे। हाँ, उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। यानी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना। दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। मतलब अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। इसका मतलब है कि अगर काम करने के बाद संतुष्टि या पुरस्कार मिले तो वो सीखना और मजबूत हो जाता है। अच्छा, इसमें स्किनर और पैवलो का भी जिक्र है। हाँ, बस ये बताने के लिए कि वो अलग हैं। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग और पैवलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। ये थॉर्नडाइक से अलग हैं। टॉपिक 8 न्यूबॉर्न सेंसस, नवजात की इंद्रियां। जन्म के समय बच्चे की इंद्रियां कैसे काम करती हैं, ये टॉपिक उसके बारे में है। सुनने की क्षमता, हियरिंग, जन्म से पहले ही काम करने लगती है। हाँ, गर्भ में लगभग 24 सप्ताह में ही। लेकिन देखने की क्षमता, विजन, जन्म के समय सबसे कम विकसित होती है। बिल्कुल, नवजात को धुंधला दिखता है और वो केवल 8-12 इंच की दूरी तक ही साफ देख पाते हैं। और नोट्स के अनुसार नवजात शिशु इंसानी चेहरों, ह्यूमन फेसेस और ऊंची पिच वाली आवाज को पसंद करते हैं। हाँ, ये सब बॉन्डिंग के लिए प्राकृतिक रूप से होता है। तो परीक्षा में अगर सवाल आए कि जन्म के समय कौन सी इंद्री सबसे कमजोर होती है, तो उत्तर होगा विजन, यानी दृष्टि। टॉपिक 9 इंक्लूसिव एजुकेशन एक्ट्स, समावेशी शिक्षा से जुड़े अधिनियम। हाँ, इसमें कुछ प्रमुख कानूनों की टाइमलाइन दी गई है, 2001 में आया SSA, सर्व शिक्षा अभियान, जिसका लक्ष्य था सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर 2005 में MHRD ने समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। और फिर 2009 में आया सबसे महत्वपूर्ण एक्ट, RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार। जिसने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की। इसका सेक्शन 3(1) मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हालिया RTA संशोधन EWS आरक्षण पर केंद्रित है। अगला टॉपिक इसी से जुड़ा है, टॉपिक 10 लोकल अथॉरिटी ड्यूटीज अंडर RTE एक्ट, यानी RTE एक्ट के तहत स्थानीय अधिकारियों की क्या जिम्मेदारियां हैं। इसमें एक चीज जो सख्ती से प्रतिबंधित है वो है कैपिटेशन फी। हाँ, एडमिशन के लिए डोनेशन लेना सख्त मना है। और अगर कोई ऐसा करता है तो ली गई फीस का 10 गुना जुर्माना लगता है। और उनके कर्तव्य क्या है? एडमिशन और उपस्थिति सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचा और शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना और स्कूलों की निगरानी करना। टॉपिक 11 रूसो एंड एमिल, रूसो और एमिल। ये रूसों के शैक्षिक दर्शन और विकास के चरणों के बारे में है। उनकी किताब का नाम एमिल और ऑन एजुकेशन था, जो 1762 में आई। हाँ, और उन्होंने विकास के 3 चरण बताए। स्टेज 1 जो 0-5 इयर्स है वो नेसेसिटी यानी आवश्यकता द्वारा शासित है। स्टेज 2 5 से 12 वर्ष यूटिलिटी यानी उपयोगिता द्वारा शासित है, मतलब करके सीखना। और स्टेज 3 12 to 18 इयर्स रीजन या मोरालिटी यानी तर्क और नैतिकता द्वारा शासित है। और उनका दर्शन नेगेटिव एजुकेशन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रकृति से सीखना, शुरुआती सालों में किताबों से नहीं, बच्चे को उसके अपने अनुभवों से सीखने देना। टॉपिक 12 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। किसी समस्या को हल करने का एक व्यवस्थित तरीका। इसके 2 आवश्यक तत्व बताए गए हैं, एक स्पष्ट लक्ष्य गोल और पार करने के लिए एक कठिनाई डिफिकल्टी। बिल्कुल, बिना लक्ष्य और कठिनाई के कोई समस्या ही नहीं है। इसके चरण क्या हैं? सबसे पहले समस्या को पहचानना, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिर लक्ष्य को परिभाषित करना, डिफाइन गोल, फिर समाधान खोजना और उन्हें टेस्ट करना। और यह विधि जॉन ड्यूई से संबंधित है। हाँ, ये एक प्लान्ड अटैक होना चाहिए, न कि अंदाजे से कुछ भी करना। टॉपिक 14 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार। इसमें अक्सर ये सवाल आता है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, और उसका उत्तर है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। हाँ, अब ये एक कानूनी अधिकार
लीगल राइट है जो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। तो अब कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। जी, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अनुच्छेद 32 के बारे में। हाँ, जिसे संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा जाता है। टॉपिक 15 है 1994 प्लेग। ये भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य संकट का इतिहास है। ये सितंबर 1994 में गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। हाँ, और ये न्यूमोनिक प्लेग था, न्यूमोनिक प्लेग। इसका कारण क्या था? खराब सफाई व्यवस्था और मरे हुए चूहे जिनसे पिस्सू फैलते हैं। और इसका प्रभाव बहुत गंभीर था। बहुत ज्यादा। बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, घबराहट फैली और आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ। लेकिन इसके बाद सूरत में एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चलाया गया था। हाँ, और सूरत भारत के सबसे साफ शहरों में से एक बन गया। टॉपिक 16 प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स, स्वतंत्रता पूर्व अधिनियम। ब्रिटिश भारत के समय के कुछ महत्वपूर्ण दमनकारी कानून, जैसे आर्म्स एक्ट 1878 जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, और वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1879। इसने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी थी। ये दोनों कानून वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने पारित किए थे। हाँ, और फिर था इल्बर्ट बिल 1883, जिसने भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। ये बहुत विवादास्पद था। टॉपिक 17 वुमेन्स सफरेज, महिला मताधिकार, यानी महिलाओं के वोट देने के अधिकार का आंदोलन। इस आंदोलन को वुमेन्स सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। और इसका एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पुरुष युद्ध पर गए तो महिलाओं ने कारखानों में और पुरुषों की भूमिकाओं में काम किया, जिससे उनकी क्षमता साबित हुई। बिल्कुल। उसके बाद ये कहना मुश्किल हो गया कि वोट देने के काबिल नहीं है। अच्छा, इसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज का भी जिक्र है। हाँ, पर वो एक बाद की अवधारणा है, जिसका अर्थ है सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार, लिंग या जाति के भेद के बिना। टॉपिक 18 कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल्स, कोल्ब की सीखने की शैलियां। ये सिद्धांत बताता है कि लोग अनुभव के आधार पर कैसे सीखते हैं। ये 2 अक्षरों पर आधारित है, फीलिंग, थिंकिंग और वॉचिंग डूइंग। हाँ, और इससे 4 शैलियां बनती हैं। पहली है डाइवर्जिंग, जो फील और वॉच का कॉम्बिनेशन है। ये लोग रचनात्मक और भावनात्मक होते हैं। दूसरी असिमिलेटिंग, यानी थिंक और वॉच। ये तार्किक होते हैं और सिद्धांत केंद्रित, लेक्चर में बहुत अच्छे होते हैं। तीसरी है कन्वर्जिंग, यानी थिंक और डू। ये व्यवहारिक समस्या समाधान करता होते हैं। और चौथी अकोमोडेटिंग, यानी फील और डू। ये क्रिया उन्मुख होते हैं, करके सीखने वाले। टॉपिक 19 जॉन डुई फिलॉसफी, जॉन डेवी का दर्शन। जॉन डेवी के शिक्षा पर विचार, उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, स्कूल इज अ मिनिएचर कम्युनिटी। स्कूल एक छोटा समुदाय है। हाँ, और उनका दर्शन है प्रैग्मेटिज्म, यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। उनका मानना था कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि स्वयं जीवन है। और उन्होंने लोकतांत्रिक जीवन और सामाजिक संपर्क पर बहुत ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल। ड्यूई माने डेमोक्रेसी और डूइंग, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। और अब आखिरी टॉपिक, टॉपिक 20 विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधा। देखने की क्षमता में कमी और उसके लक्षण। इसका एक मुख्य लक्षण बताया गया है बार बार पलक झपकाना, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। हाँ, ये एक बहुत सामान्य सा दिखने वाला लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है। इसके अलावा और क्या संकेत हो सकते हैं? आंखें मलना, भींगापन करना या फिर किताब को बहुत पास रखकर पढ़ना। तो ऐसे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहला और आसान कदम है ऐसे छात्रों को आगे की पंक्ति में बैठाना। और सहायक सामग्री के तौर पर बड़े प्रिंट वाली किताबें, ब्रेल और ऑडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग किया जा सकता है। ब्लिंक इशू मतलब विजन इशू, ये याद रखने के लिए अच्छा है। बिल्कुल। ये था PYQs नोट्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट 3 क्लास में मिलते हैं।